मैं जितेंद्र चतुर्वेदी मतांतर में आप लोगों का स्वागत है। यूपी में किसकी सरकार, यही सबसे बड़ा सवाल है। हालांकि इस सवाल का जवाब सबको मालूम है कि असल में उत्तर प्रदेश में कौन आ रहा है, पर उसे लेकर कुछ लोगों का एक अलग तरीके का मानना है। वो उस मानने पर अभी हम नहीं आएंगे। हम पहले 7वें चरण की बात करते हैं, जहां वोटिंग हो चुकी है। मतलब 6 बजे तो बंद ही हो गई। उसके बाद जो जहां के भी लोग होंगे वो तो अपना वोटिंग होती ही रहती है। तो हम पहले परसेंटेज देख लेते हैं। अगर आप परसेंटेज देखिएगा तो ओवरऑल जो आया है वो 5 बजे तक का भी आंकड़ा है, वो 54.18% है। और अपना मानना है कि जब अंतिम आंकड़ा आएगा तो ये भी 60% तक पहुंचेगा। सोनभद्र में जो है सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है, माफ करिए, चंदौली में सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है और फिर सोनभद्र में वोटिंग हुई है। और ये वोटिंग ये बताती है कि दरअसल किस तरीके का माहौल चल रहा है 7वें चरण में, और खासकर तब जब ये कहा जा रहा हो कि साहब यहां तो साइकिल की बात हो रही है, लेकिन जो ग्राउंड है उस ग्राउंड पे साइकिल से अलग फूल दिखाई देता है। और हम पहले जिलेवार बात कर लेते हैं। जिलेवार बात हम बात करें, उसमें देखिए कि जौनपुर में वैसे तो ये देखिए, जौनपुर हो गया, आजमगढ़ हो गया और मऊ, ये गढ़ तो समाजवादी पार्टी का माना जाता है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि ये जो पहले तो जौनपुर वाला गढ़ ध्वस्त हुआ था जिसमें 5 सीटें भाजपा पाई थी। अभी भी माना जा रहा है कि कम से कम 3 सीटें तो कंफर्म है, वो शाहगंज, बदलापुर और जौनपुर सदर। ये माना जा रहा है कि नहीं, ये कंफर्म मिल रही है। और बाकी अब जो 2 सीट है उस पर देखिए कि कहा जा रहा है कि कांटे की टक्कर हो सकता है वो 5 आ जाए जो भाजपा के पास थी, और हो सकता है उसमें कुछ आगे पीछे हो। आजमगढ़ का किस्सा बड़ा दिलचस्प है, क्योंकि सारी बात आजमगढ़ से शुरू हो रही है और आजमगढ़ पर ही खत्म हो रही है। वो इसलिए क्योंकि आजमगढ़ वो इलाका है जो किला हुआ करता था समाजवादी पार्टी का। देखिए, था इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उत्साही लोग तो यहां 5-5 सीटें दे रहे हैं, जबकि मैं मानने को तैयार नहीं हूं, क्योंकि यहां पर हर सीटों पर जो एमवाई समीकरण है समाजवादी पार्टी का, वो बड़ा स्ट्रांग है। लेकिन फिर भी जब यहां दलित की बात होती है तो लोग ये कह रहे हैं कि नहीं, वो भाजपा की तरफ मुड़ रहे हैं। अच्छा, अब अगर मान लीजिए किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में 80,000 दलित हैं और उनकी 60% पोलिंग हो रही है, तो 60% पोलिंग का मतलब हो गया तकरीबन हम 50,000 के आसपास मानकर चलें। तो 50,000 में क्या वो सारे के सारे भाजपा पे जा रहे हैं? ये मैं मानने को तैयार नहीं होता, क्योंकि अगर मान लीजिए कि 60% पोलिंग हो रही है तो 60% में 10 या 15%, मतलब ये हो गया कि 5 से 10,000 वोटर ही आपके मतलब वो वंचित दलित जिसे आप कह रहे हो समाज से भाजपा में आएगा। और उस आधार पर आजमगढ़ में कोई बड़ा उलटफेर हो जाए ये मुझे नहीं लगता है। लेकिन फिर भी वहां पर 3 सीटें तो लोग कह ही रहे हैं कि नहीं, जैसे मेहनगर माफ करिए, लालगंज और सगड़ी, यहां लोग कह रहे हैं। सदर की भी लोग बात कर रहे थे, दुर्गा प्रसाद यादव वाली, लेकिन मैं वो मानने को तैयार नहीं हूं, क्योंकि सदर का जो समीकरण है वो समीकरण इस तरीके का नहीं है जिसमें कोई बहुत बड़ा जो है उलटफेर भाजपा कर पाए। क्योंकि ठीक है, अपनी नाराजगी होगी, लोग नहीं मतलब वहां के जो स्थानीय विधायक उनसे नाराज होंगे, लेकिन मैं ये नहीं मानता कि वो नाराजगी इस बात पर हावी हो जाए कि जो अखिलेश यादव को लेकर कम से कम एमवाई में एक सेंटीमेंट चल रहा है कि कुछ भी हो हमें भैया को मुख्यमंत्री बनाना है, तो ये जो सेंटीमेंट है, ये सेंटीमेंट सदर पर डाइल्यूट हो जाएगा, ये मुझे नहीं लगता है। और फूलपुर पवई वाली जो सीट है वो देखिए, वैसे भी वो वहां से रमाकांत यादव के लड़के जीत रहे हैं और वो गढ़ है कम से कम उनका। अब उस गढ़ में अगर सेंधमारी हो तो फिर मैं वही कहूंगा कि मुझे नहीं लगता है कि वहां पर कोई इस तरह का सेंटीमेंट है जिसमें
ये आ जाए कि नहीं साहब इनको हटा देना है, जरूर होगा इस तरीके की बात, लेकिन सारी चीजों पर जो बात हावी हो रही है वो ये कि अखिलेश भैया को लाना है। ये जो बात है इसकी वजह से मैं ये नहीं मान पा रहा हूं कि नहीं वहां पर कोई जो है बहुत भारी उलटफेर उन सीटों पर हो सकता है। हाँ, ये जरूर है कि ये जो बाकी जो 3 सीटें कही जा रही हैं वहां का जो समीकरण है वो समीकरण भाजपा के अनुकूल लगता है। इस वजह से मैं उन 3 सीटों को ये मानने को तैयार हो रहा हूं, लेकिन बाकी और सीटें उस तरह की नहीं दिखाई दे रही हैं जिसमें यह कहा जाए। और आप देखिए, जब मैं आपका सदर वाला बता ही दूं, क्योंकि उससे इस तरह का जो कंफ्यूजन है वो मुझे लगता है कि नहीं होगा। आप देखिए मेहनगर में आप देखिए वहां पर 70,000 यादव और 20,000 मुसलमान, इसलिए मेहनगर को ठीक माना जा रहा है भाजपा के लिहाज से। लालगंज में भी इसी तरह की स्थिति है, वो मुफीद जान पड़ती है। आप वहां का जो समीकरण है, अगर हम लालगंज की बात करें तो अनुसूचित जातियां 90,000 है, क्षत्रिय 45 है, भूमियार 47 है, 40,000 जो है मुस्लिम है और 30,000 यादव है। इसलिए यह सीट भाजपा के लिए जाहिर तौर पर मुफीद है, हालांकि ये बसपा के पास है। और जब हम सगड़ी की बात करते हैं, ये जो तीनों सीटें हैं असल में मेहनगर, लालगंज और सगड़ी, ये तीनों सुरक्षित सीटें हैं। इसके इतर आप फूलपुर पौई में जाइए, 58,000 यादव समुदाय हैं, 42,000 जो है वो मुस्लिम है। तो यह समीकरण यहाँ बहुत स्ट्रांग है। तो ऐसी स्थिति में ये बहुत मुश्किल जान पड़ता है। आप सदर में देखिए, सदर में भी बहुत स्ट्रांग समीकरण है इनका। तो इसलिए यहां आजमगढ़ में उस तरह की सेंधमारी मैं नहीं देख पाता हूं। हाँ, मऊ में आप आइए, मऊ में कहा जा रहा है कि मधुबन और घोसी ये 2 सीटें जीती जा सकती हैं। असल में बात मऊ की भी की जा रही है कि जिस सीट से इनके पुत्र लड़ रहे हैं मुख्तार अंसारी के, उस सीट पर भी इस तरह की बात हो रही है। क्योंकि जो पिछला चुनाव था 2017 वाला, वहां मुख्तार अंसारी महज 8,000 वोटों से जीते थे। और आप इस जब सीट पर आप समीकरण देखते हैं तो इस समीकरण में असल में जो रसाकसी हुई थी 2017 की, उस लिहाज से माना जा रहा है कि नहीं, जो अशोक सिंह को टिकट मिला है वो बड़ी लंबी गोलबंदी कर लेते हैं। लेकिन यहां पर जो मुस्लिम आबादी है वो तकरीबन 2.25 लाख के आसपास है। ऐसी स्थिति में मुझे नहीं लगता है कि कोई बहुत बड़ा उलटफेर इस सीट पर होगा। हाँ, हार जीत का अंतर और कम हो सकता है, लेकिन अगर कोई चमत्कार होता है, मतलब बड़ा उलटफेर होता है, तो इसका असर और जगह पड़ेगा और वो दिखाई भी देगा। क्योंकि ये इस सीट पर अगर इतनी आबादी होने के बाद भी लोग एक अलग तरह का मत व्यवहार करते हैं, तो घोसी और मधुबन ये दोनों माना जा रहा है कि हो सकता है कि एक बार फिर भाजपा के खाते में चली जाए। क्योंकि जो नोनिया और हम कहें राजभर समाज है, वो देखिए वहां पर चर्चा ये चल रही है कि हमको इन्होंने 5 साल में दिया क्या, इन्होंने मतलब दारा सिंह चौहान ने, तो हम उनके साथ क्यों जाए। ये बात घोसी में हो रही है। लेकिन घोसी का जो समीकरण है वो उस समीकरण को भी आप ये कहिए कि इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि घोसी का समीकरण बड़ा स्ट्रांग है। उस समीकरण पर हम लोग बात कर लेते हैं, फिर हम लोग आगे चलते हैं। आप देखिए यहां असल में ये घोसी इसलिए है क्योंकि यहां 85,000 मुस्लिम हो जाते हैं और 56,000 यादव हैं। अब ऐसी स्थिति में यह कह पाना कि घोसी भाजपा के लिए बहुत सहज होगी, बड़ा मुश्किल जान पड़ता है। क्योंकि जैसा मैंने कहा कि इस बार ये 2 लोग ये मानकर चल रहे हैं कि नहीं, हमें लेकर आना है। तो इसलिए अब देखिए यहां पर क्या होता है। अच्छा, मोहम्मदाबाद वाली जो सीट है, उस सीट पर आप देखिए तो वहां भी समीकरण बहुत मुफीद नहीं है भाजपा के लिहाज से। और मऊ सदर का हम लोग पहले बता चुके हैं। मधुबन में देखिए कि मधुबन में क्या कोई उस तरीके का उलटफेर हो सकता है। हालांकि वहां भी यमवाई समीकरण बड़ा स्ट्रांग है, लेकिन उसके बरक्स और जो समीकरण है उस समीकरण में भी काफी मजबूती है। बाकी देखते हैं कि उस पे क्या होता है। आप जब मिर्जापुर में आते हैं, देखिए मिर्जापुर मंडल में जैसा कि हमने कल कहा था कि एक वहां पे बात है कि नाराजगी है थोड़ा। मैं आज सुबह भी जब मैंने बात किया तो बहुत कह सुन के जो है बात बनाई जा रही थी। लेकिन
जो मेरे पास आंकड़े हैं उसमें ये जान पड़ता है कि मडिहान और सदर वाली सीट और मझावा, ये सीटें जो है, और एक सीट और कौन है, चुनार, यहां तकरीबन जो है 1 2 3 और 4 सीटें ये माना जा रहा है कि निकल सकती हैं इस इलाके में, मतलब मिर्जापुर वाले इलाके में। भदोही में ये कहा जा रहा है कि ज्ञानपुर आप छोड़ दीजिए, तो भदोही और औराई ये निकल सकती है यहां से, मतलब अब ये 4 2 6 सीटें आप ये हो गई। और सोनभद्र में अगर हम देखें तो सोनभद्र में कहा जा रहा है कि देखिए नाराजी वगैरह तो है, लेकिन यहां भी 1 2 3 1 4 यहां माना जा रहा है कि 3 सीटें तो कम से कम निकल सकती हैं। अब ये 2 भी हो सकती हैं और ये मान के चलिए कि 3 भी हो सकती हैं। 4 को लेकर थोड़ा कि 4 की चारों इस पर जो है लोगों में मैं ये कहूंगा कि मेरी जो समझ में आया। लेकिन अगर समीकरण के लिहाज से हम इसको देखते हैं तो समीकरण के लिहाज से ऐसा नहीं जान पड़ता है कि यहां पर ये जो 4 सीटें हैं ये इसमें कोई उलटफेर नहीं हो सकता है। पर देखिए अभी जो है जनता जनार्दन का मूड क्या है, उस मूड के अनुसार ही चीजें आगे बढ़ेंगी। हम चंदौली की बात करें तो चंदौली में ये कहा जा रहा है कि 4 सीटें हैं वहां चंदौली में भाजपा के लिहाज से 3 सीटें जो हैं वो लोग ठीक बता रहे हैं कि नहीं, यहां पर जो है 3 सीटें भाजपा निकाल सकती है चंदौली में। अब ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि देखिए वहां पर यह कहा जा रहा है कुछ जातिगत समीकरण था, अगर वो समीकरण बिगड़ा होता तो चीजें बिगड़ जाती, लेकिन वो समीकरण बिगड़ा नहीं, इसलिए भाजपा के लिहाज से भी मामला ठीक ही है। ये चर्चा है। अच्छा, बनारस में अगर हम आए तो बनारस की लड़ाई बड़ी दिलचस्प है। देखिए अगर हम बनारस कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात करें, लोकसभा, प्रधानमंत्री यहां से आते हैं, यहां माना जा रहा है कि सारी सीटें निकल जाएंगी। शुरुआत में जब तक प्रधानमंत्री आप एक तरह से कहिए कि उनका जो फाइनल टच है वो नहीं था, तब तक ये माना जा रहा था कि नहीं यहां कुछ सीटें फंसी हुई हैं। पर अब एक आम राय है कि नहीं, अब यहां पर इस तरह की कोई बात नहीं है, अब यहां तकरीबन सारी सीटें निकल जाएंगी। तो ऐसी स्थिति में अगर हम टोटल देखें तो देखिए टोटल पिछली बार इन लोगों के पास तकरीबन 36 या 37 सीटें थी 2017 में, और भाजपा की बात करें तो 29 सीटें थी भाजपा के पास, प्लस गठबंधन, तब ओम प्रकाश राजभर भी थे और अपना दल भी था। लेकिन इस बार मुझको लगता है कि 36 से 40 सीटें तक हो सकता है भाजपा यहां पा जाए, और उसकी बड़ी वजह वो 25% आबादी है जो यहां पर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है और जिसके साथ भाजपा ने गठबंधन कर रखा है। तो इस लिहाज से मुझको यह जान पड़ता, देखिए हमने पहले भी बताया था, एक बार हम फिर उसको दोहरा देते हैं कि ये तमाम दल हैं जो वहां की 25% आबादी को प्रभावित करते हैं और उनके साथ भाजपा ने गठबंधन कर रखा है। भारतीय मानव समाज पार्टी बिंद की है, बिंद की वहां अच्छी खासी जो है आबादी है, आप भी जानते हैं। फिर मानव हित पार्टी कश्यपों की है, 3% का इनका जो है वोट परसेंटेज है उधर। और पृथ्वीराज जनशक्ति, ये नोनिया समाज वाली जो पार्टी, और भारतीय सुहेलदेव जनता पार्टी जो इनसे अलग है ओम प्रकाश राजभर से, और मुसहरा आंदोलन मंच। तो ये तमाम लोग मिलकर वहां पर एक 25% की आबादी जो है उसको प्रभावित करते हैं, या इनके जरिए मैं कहूं कि प्रभावित करने की कोशिश है। और इस लिहाज से अगर देखा जाए तो मुझे लगता है कि ये समीकरण और जो तमाम वेलफेयर स्कीम्स हैं उसकी वजह से मैं ये मानकर चल रहा हूं कि जो पिछला प्रदर्शन है उससे बेहतर भाजपा यहां कर सकती है। तमाम उन आप ये कहिए कि अटकलों और उन सब के बाद मैं ये बात आपको बता रहा हूं। सरकार की अगर बात करें तो योगी आदित्यनाथ दोबारा मुख्यमंत्री बन रहे हैं, इसमें मुझे नहीं लगता किसी को कोई संदेह है। चरण वाइज जो सीटें हैं, और मैं ये कहूं कि चरण वाइज नहीं, मैं कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज कि लोकसभा की कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज मैं आपको ये बताऊंगा
कि असल में कहां कितनी कितनी सीटें भाजपा को आ रही हैं। लेकिन अगर इन जनरल मैं अभी एक आंकड़ा, रफ आंकड़ा जो मेरा अभी है मानना है कि 250 से 250 सीटें अभी दिखाई दे रही हैं। जब आप 350 की बात करते हैं तो असल में 350 या 325 क्यों नहीं, हम लोग उस पर अलग से चर्चा करेंगे। और उसका एक कारण तो यह है कि पिछली बार जो जिसे हम यादव वोट कह रहे हैं, असल में पिछली बार उसमें बिखराव था 2017 के वोट में, चुनाव में। लेकिन इस बार मैं उसमें उस तरह का बिखराव नहीं देख पा रहा हूं। इसीलिए मुझे लगता है कि ये 325 वाला तो मामला बहुत बड़ा है। बाकी हम लोग डिटेल में इस पर एक एक चीजों को लेकर विश्लेषण करेंगे। लेकिन अभी 7वें चरण की जो स्थिति है उसमें ऐसा लगता है कि 2017 से बेहतर प्रदर्शन यहां करने की स्थिति में भाजपा दिखाई दे रही है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अब मतांतर से जुड़िए और एग्जिट पोल जो आ रहा है उससे इतर क्या कहानी है, क्योंकि पंजाब में क्या होने जा रहा है, उत्तराखंड में क्या होने जा रहा है, गोवा में क्या होने जा रहा है, ये तमाम राज्यों पर, और उत्तर प्रदेश ही है, हम लोग डिटेल में बात करेंगे। आपकी क्या राय है उसे आप जरूर साझा कीजिए और मतांतर को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।